है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना के 75वें वर्ष की याद में दिल्ली के लाल किले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री अब स्मारक प्लाक का अनावरण कर रहे हैं। यही प्लाक बैरक नंबर 3 में लगाया जाएगा, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पर संग्रहालय बनाया जा रहा है। नमस्कार। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। नेताजी का नारा था, दिल्ली चलो, लाल किले पर झंडा फहराओ। इतने सालों बाद आज नेताजी का सपना पूरा किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इस मंच पर हम माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। साथ ही मंच पर स्वागत करते हैं माननीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा का, नेताजी के भतीजे श्री चंद्र कुमार बोस, आईएनए के सिपाही, आज़ाद हिंद फौज के एक जीवित किंवदंती श्री लालती राम, जो हमेशा नेताजी के साथ रहे, और भारतीय सेना के जाने माने सैनिक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर RS चिकारा। माननीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा से निवेदन है कि आप कृपया अपने स्वागत भाषण के लिए पधारें। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। आपने आज़ादी के लिए बहुत योगदान किया है, लेकिन प्राणों की आहुति देना बाकी है।
आज़ादी पर शीश चढ़ाने वाले ऐसे पागल पुजारियों की आवश्यकता है जो अपना शीश काटकर स्वाधीनता की देवी पर समर्पित कर सकें। यह आवाज़ रंगून की धरती से, जुबली हाल से, जिस कृष्ण के रूप में योद्धा और राजनेता और चाणक्य के रूप में कूटनीतिक सुभाष चंद्र बोस ने दी, जो चिंगारी बनकर शोला बन गई और देश आज़ाद हुआ। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके सानिध्य में देश नमन कर रहा है उस महान व्यक्तित्व को, सुभाष चंद्र बोस जी को, जिनके कृत्यों ने आज हमें आज़ादी दिलाई और देश में ही नहीं, विश्व के अंदर उनकी आवाज़ गूंजी और विश्व के लोगों में हमारा सम्मान बढ़ा। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी इस प्रेरणा के लिए कि हम अपने उन योद्धाओं को, उन वीर सेनानियों को नमन करें ताकि देश की युवा पीढ़ी देश की स्वाधीनता में किए गए उनके योगदान को याद करे, नमन करे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। आज हमारे बीच में उनके अनन्य सहयोगी रहे, आज जिन्होंने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को टोपी भेंट कर आज सम्मानित किया है, मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। उनके परिवारजन की तरह हमारे बीच में उपस्थित उनके भतीजे श्री चंद्र कुमार बोस जी और उनकी यादों को हमेशा सजग बनाए रहने के लिए जो आज़ादी के बाद भी आईएनए की गतिविधियों को कार्यरत रहे ब्रिगेडियर आर.एस. चिकारा जी, और मेरे सामने श्री डी.पी. त्रिपाठी जी उनके उपाध्यक्ष हैं, और ऐसे तेजेंद्र त्यागी जी, ऐसे बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं। बख्शी साहब जिनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, और आज हम सब लोग उस व्यक्तित्व को नमन करने के लिए यहाँ आए हैं जिन्होंने विदेश की धरती से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि अगर उन्होंने भारत को आज़ाद नहीं किया तो जन क्रांति का सामना करना होगा और ब्रिटानिया फौज के भारतीय सैनिक देश की आज़ादी के लिए बगावत कर देंगे। सुभाष भारतीयता की पहचान थे, लेकिन करोड़ों देशवासियों के दिल में यह भी बात आज कटोचती है कि आखिरकार नेताजी को वह सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उस महान सपूत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और जहन में भी ये शब्द कौंधते हैं कि मां भारती के वीर सपूत, आज़ादी के जननायक, तुमको हम उन अश्रुपूर्ण भावों से नमन करते हैं। 70 सालों में हम आपके बलिदान का कर्ज चुका न सके, तुम्हारे सपनों का भारत बना न सके। आज तुम्हारे विस्मृत अवशेषों से हुंकार बही यही बस जाएगी, अब तुम्हारे ख्वाबों की तामीर में कोई अड़चन आने न पाएगी, कोई अड़चन आने न पाएगी। प्रधानमंत्री जी, ये आपके प्रेरणा की लौ है, इसे हम कभी मध्यम नहीं पड़ने देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ऐसा लगता है कि नेताजी के सपनों का साकार होना शुरुआत हो गई है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं को बराबरी का हक दिया था और इसकी वजह थी जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये हमारी वीरांगनाएं सबसे पहले आगे आई और कटार से खून काट काट कर रक्त उन्हें अर्पित किया। आज उस युग पुरुष को हम नमन करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में ये देश के करोड़ों वासी, 132 करोड़ देशवासी आज सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी आज़ाद हिंद फौज के 75 वर्ष की स्थापना का दिवस हम मना रहे हैं। ठीक उसी जगह पर
जहां दाएं हाथ को वो बैरक है जिसमें आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों का कोर्ट ट्रायल हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश इसी वर्ष, अगले वर्ष जश्न जलियां भी मनाएगा और साथ में जो 3 म्यूजियम बन रहे हैं, 1857 की गदर, जश्न जलियां और सुभाष चंद्र बोस जी की याद में एक भव्य म्यूजियम यहाँ पर स्थापित हो रहा है, जिसकी क्रिया आपके नेतृत्व में जारी है। हम अपने उन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने देश में योगदान दिया, आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद भी। धन्यवाद। माननीय संस्कृति मंत्री को उनके उद्बोधन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री ने वो कार्य किया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। उन्होंने नेताजी को भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को उजागर कर वो स्थान दिलवाया है जिसके वो हकदार हैं। साथ ही उन अनभिज्ञ लोगों का, जिनका आज तक किसी ने नाम तक नहीं लिया था, उन्हें सम्मानित किया है। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप कृपया सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूँगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप 2 बार बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान महेश शर्मा जी, आज़ाद हिंद फौज के सदस्य और देश के वीर सपूत, और हम सब के बीच श्रीमान लालटी राम जी, सुभाष बाबू के भतीजे भाई चंद्र कुमार बोस जी, ब्रिगेडियर RS चिकारा जी, और यहाँ उपस्थित सुरक्षा बलों के, सेना के सभी पूर्व अफसर, अन्य महानुभाव, भाई और बहनों, आज 21 अक्टूबर का ऐतिहासिक दिन लाल किले पर ध्वजारोहण का ये अवसर, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। ये वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है।
आज मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने नेताजी जैसा सपूत इस देश को दिया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया। मैं नतमस्तक हूं उन सैनिकों और उनके परिवारों के आगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं पूरे विश्व में फैले उन भारतवासियों को भी स्मरण करता हूं जिन्होंने नेताजी के इस मिशन को तन मन धन से सहयोग किया था और स्वतंत्र समृद्ध सशक्त भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। साथियों, आजाद हिंद सरकार, यह आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ इतना व्यापक तंत्र विकसित करना सशस्त्र क्रांति अभूतपूर्व, मैं समझता हूं असाधारण कार्य था। नेताजी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था, अगर नेताजी की खुद की लेखनी पढ़े तो हमें ज्ञात होता है कि वीरता के शीर्ष पर पहुंचने की नींव कैसे उनके बचपन में ही पड़ गई थी। वर्ष 1912 के आसपास, आज से 106 साल पहले, उन्होंने अपनी मां को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी इस बात की गवाह है कि सुभाष बाबू के मन में गुलाम भारत की स्थिति को लेकर कितनी वेदना थी, कितनी बेचैनी थी, कितना दर्द था। ध्यान रखिएगा, वो उस समय सिर्फ 15-16 साल की उम्र के थे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने देश का जो हाल कर दिया था, उसकी पीड़ा उन्होंने अपनी मां से पत्र के द्वारा साझा की थी। उन्होंने अपनी मां से पत्र में सवाल पूछा था कि मां, क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन में गिरता जाएगा? क्या ये दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन भारत मां की सेवा में समर्पित कर दें? बोलो मां, हम कब तक सोते रहेंगे? 15-16 साल की उम्र के सुभाष बाबू ने मां को यह सवाल पूछा था। भाइयों और बहनों, इस पत्र में उन्होंने मां से पूछे गए सवालों का उत्तर भी दे दिया था। उन्होंने अपनी मां को स्पष्ट कर दिया था कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, अब और सोने का समय नहीं है, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, आलस्य त्यागना ही होगा,
और कर्म में जुट जाना होगा। ये सुभाष बाबू 15-16 साल के, अपने भीतर की इस तीव्र उत्कंठा ने किशोर सुभाष बाबू को नेताजी सुभाष बना दिया। नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। साथियों, सुभाष बाबू को अपने जीवन का लक्ष्य तय करने, अपने अस्तित्व को समर्पित करने का मंत्र स्वामी विवेकानंद और उनकी शिक्षाओं से मिला। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी जगत की सेवा से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है, उनके चिंतन का मुख्य आधार था। जगत की सेवा, अपने भारत की सेवा के इसी भाव की वजह से वो हर यातना सहते गए, हर चुनौती को पार करते गए, हर साजिश को नाकाम करते गए। भाई और बहनों, सुभाष बाबू उन सेनानियों में रहे जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाए। यही कारण है कि पहले उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस में रहकर देश में ही प्रयास किए और फिर हालात के मुताबिक उन्हें सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। इस मार्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज करने में बड़ी भूमिका निभाई। साथियों, सुभाष बाबू ने जो विश्व मंथन किया, उसका अमृत सिर्फ भारत ने ही नहीं चखा, बल्कि इसका लाभ और भी दूसरे देशों को हुआ। जो देश उस समय अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें सुभाष चंद्र बोस को देख करके प्रेरणा मिलती थी। उन्हें लगता था कि कुछ भी असंभव नहीं है, हम भी संगठित हो सकते हैं, अंग्रेजों को ललकार सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। महान स्वातंत्र सेनानी नेल्सन मंडेला, भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के छात्र आंदोलन के दौरान वो भी सुभाष बाबू को अपना नेता मानते थे, अपना हीरो मानते थे। भाई और बहनों, आज हम आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष का समारोह मना रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद 2022 में आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व नेताजी ने शपथ लेते हुए वादा किया था एक ऐसा भारत बनाने का जहां सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान अवसर हो। उन्होंने वादा किया था कि अपनी प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेकर उनको और गौरव करने वाली सुखी और समृद्ध भारत का निर्माण करने का। उन्होंने वादा किया था देश के संतुलित विकास का, हर क्षेत्र के विकास का। उन्होंने वादा किया था बांटो और राज करो की उस नीति से उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का, जिसकी वजह से भारत इस बांटो और राजनीति ने सदियों तक देश को गुलाम रखा था। आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी नेताजी का सपना पूरा नहीं हुआ है। भारत अनेक कदम
आगे बढ़ा है, लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज भारत के 125 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले। लेकिन साथियों, इन संकल्पों के साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण है। ये बात है राष्ट्रीयता की भावना, भारतीयता की भावना। यही लाल किले पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजाद हिंद फौज के सेनानी शाहनवाज खान ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के होने का एहसास उनके मन में जगाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को भारतीय की नजर से देखना सिखाया। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से शाहनवाज खान जी ने ऐसी बात कही थी? भारत को भारतीय की नजर से देखना और समझना क्यों आवश्यक था? ये आज जब हम देश की स्थिति देखते हैं तो और स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। भाइयों और बहनों, कैम्ब्रिज के अपने दिनों को याद करते हुए सुभाष बाबू ने लिखा था कि हम भारतीयों को ये सिखाया जाता है कि यूरोप ग्रेट ब्रिटेन का ही बड़ा स्वरूप है, इसलिए हमारी आदत यूरोप को इंग्लैंड के चश्मे से देखने की हो गई है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा। हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए वो स्वदेशी चश्मा नहीं होता तो स्थितियां, वो विदेशी चश्मा न होता तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। साथियों, ये भी दुखद है कि एक परिवार को, ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब आंबेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। अब हमारी सरकार इस स्थिति को बदल रही है। आप सभी को अब तक पता चला होगा, यहां आने से पहले
मैं राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल का समर्पण करने के कार्यक्रम में था। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक राष्ट्रीय सम्मान शुरू करने की वहां पर घोषणा की है। हमारे देश में जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, आपदा प्रबंधन और राहत और बचाव के काम में जो जुटते हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले ऐसे शूरवीरों को, पुलिस के जवानों को अब हर साल नेताजी के नाम से एक सम्मान दिया जाएगा। तिरंगे की शान को बढ़ाने वाले हमारे पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इसके हकदार होंगे। साथियों, देश का संतुलित विकास, समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण का अवसर, राष्ट्र की प्रगति में उसकी भूमिका नेताजी के बृहद विजन का एक अहम हिस्सा था। नेताजी की अगुवाई में बनी आजाद हिंद सरकार ने भी पूर्वी भारत को भारत की आजादी का गेटवे बनाया था। अप्रैल 1944 में 1944 में कर्नल शौकत मलिक की अगुवाई में मणिपुर के मोइरांग में आजादी फौज ने तिरंगा फहराया था। ये भी हमारा दुर्भाग्य रहा है। कैसे शौर्य को आजादी के आंदोलन में उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के योगदान को उतना स्थान नहीं मिल पाया। विकास की दौड़ में भी देश का यह अहम अंग पीछे रह गया। आज मुझे संतोष होता है कि जिस पूर्वी भारत का महत्व सुभाष बाबू ने समझा, उसे वर्तमान सरकार भी उतना ही महत्व दे रही है, उसी दिशा में ले जा रही है। इस क्षेत्र को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रही है। भाइयों और बहनों, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश के लिए नेताजी ने जो कुछ भी दिया उसको देश के सामने रखने का, उनके दिखाए रास्तों पर चलने का मुझे बार बार अवसर मिला है। और इसलिए जब मुझे आज के इस आयोजन में आने का निमंत्रण मिला तो मुझे गुजरात के दिनों में कार्यों की स्मृति भी ताजा हो गई। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब 2009 में ऐतिहासिक हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन था। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की याद को हमने एक प्रकार से फिर जागृत किया था। उस अधिवेशन में जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात लोगों ने नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बैलगाड़ियों में बैठ करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, वैसा ही यानी जो एक भव्य आयोजन किया गया था, ठीक वैसा ही दृश्य हमने दोबारा 2009 में वहीं पर खड़ा कर करके इतिहास को पुनर्जीवित किया था। भले वो कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन वो इतिहास का पृष्ठ था, हमने उसको जी करके दिखाया था। साथियों, आजादी के लिए जो समर्पित हुए वो उनका सौभाग्य था। हम जैसे लोग जिन्हें यह अवसर नहीं मिला, हमारे पास देश के लिए जीने का, विकास के लिए समर्पित होने का हम सबके लिए रास्ता खुला पड़ा है। लाखों बलिदान देकर हम स्वराज तक पहुंचे हैं। अब हम सभी पर, 125 करोड़ भारतीयों पर इस स्वराज को सुराज के साथ बनाए रखने की चुनौती है। नेताजी ने कहा था, हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी प्राप्त करनी है। फिर जब भारत आजाद होगा तो देश के लिए तुम्हें स्थायी सेना बनानी होगी।
जिसका काम होगा हमारी आजादी को हमेशा बनाए रखना। आज मैं कह सकता हूं कि भारत अब एक ऐसी सेना के निर्माण की तरफ बढ़ रहा है जिसका सपना नेताजी सुभाष बोस ने देखा था। जोश, जुनून और जज्बा ये तो हमारी सैन्य परंपरा का हिस्सा रहा ही है। अब तकनीक और आधुनिक हथियारी शक्ति भी उसके साथ जोड़ी जा रही है। हमारी सैन्य ताकत हमेशा से आत्मरक्षा के लिए ही रही है और आगे भी रहेगी। हमें कभी किसी दूसरे की भूमि का लालच नहीं रहा। हमारा सदियों से इतिहास है। लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए जो भी चुनौती बनेगा उसको 2 गुनी ताकत से जवाब मिलेगा। साथियों, सेना को सशक्त करने के लिए बीते 4 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। सेना की क्षमता हो या फिर बहादुर जवानों के जीवन को सुगम और सरल बनाने का काम हो, बड़े और कड़े फैसले लेने का साहस इस सरकार में है और ये आगे भी बरकरार रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने तक का फैसला हमारी ही सरकार ने लिया है। यहां मौजूद अनेक पूर्व सैनिक इस बात के भी साक्षी हैं कि दशकों से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक पूरा कर दिया है। इतना ही नहीं, करीब 11,000 करोड़ रुपए का एरियर भी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाया जा चुका है, जिससे लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ मिला है। इसके साथ साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर जो पेंशन तय की गई है वो भी ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद तय पेंशन के आधार पर बढ़ी है। यानी मोरे फौजी भाइयों को पेंशन पर डबल बोनांजा मिला है। ऐसे अनेक प्रयास पूर्व सैनिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा सैनिकों के शौर्य को भावी पीढ़ियां जान पाए, इसके लिए नेशनल वॉर म्यूजियम कार्य भी अब आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। साथियों, कल यानी 22 अक्टूबर को रानी झांसी रेजिमेंट के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सशस्त्र सेना में महिलाओं की भी बराबरी की भागीदारी हो, इसकी नींव भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही रखी थी। देश की पहली सशस्त्र महिला रेजिमेंट भारत की समृद्ध परंपराओं के प्रति सुभाष बाबू के अगाध विश्वास का परिणाम था। तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने महिला सैनिकों की सलामी ली थी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नेताजी ने जो काम 75 वर्ष पहले शुरू किया था, उसको सही मायने में आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। इसी 15 अगस्त को मैंने यहीं
लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया था। मैंने कहा था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन दिया जाएगा। साथियों, ये सरकार के उन प्रयासों का विस्तार है जो बीते 4 वर्षों से उठाए गए हैं। मार्च 2016 में नेवी में महिलाओं को पायलट के रूप में इंडक करने का फैसला लिया गया था। कुछ दिन पहले ही नौसेना की 6 जाबाज महिला अधिकारियों ने समंदर को जीतकर विश्व को भारत की नारी शक्ति का परिचय करवाया। इसके अलावा देश को पहली महिला फाइटर पायलट देने का काम भी इसी सरकार के दौरान हुआ है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि आजाद भारत में पहली बार भारत की सशस्त्र सेनाओं को सशक्त करने, देखरेख करने का जिम्मा भी देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन जी के हाथ में है। साथियों, आज आप सभी के सहयोग से सशस्त्र बलों के कौशल और समर्पण से देश पूरी तरह से सुरक्षित है, समर्थ है और विकास के पथ पर सही दिशा में तेज गति से लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा है। एक बार फिर आप सभी को, देशवासियों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। एकता, अखंडता और आत्मविश्वास की हमारी ये यात्रा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़े। इसी के साथ मेरे साथ सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय है समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। यह उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। हमने तो उसकी नई कथा आजाद फौज से जानी है। देशभक्तों के देशभक्त दूर अंदेश थे अति सशक्त। नारा जय हिंद का देकर बोले, आजादी दूंगा तुम देना रक्त। आजादी की लड़ी लड़ाई, आजाद हिंद फौज बनाई, जन जन को आगे ले आए, तरुणाई को दिशा दिखाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता जो हमेशा अमर रहेंगे। आज समस्त देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के गठन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक बार फिर हार्दिक बधाई।
तो आप लाल किले से ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के जवानों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू के सशस्त्र क्रांति के रास्ते ने देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया और आज़ाद हिंद सरकार के जरिए अखंड भारत में एक असाधारण व्यापक तंत्र विकसित किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ने नेताजी के सपनों का भारत बनाने पर जोर दिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की।